हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एपिडिडाइमिस की अनाटॉमी के बारे में। लास्ट क्लास में हमारा टेस्टिस का जो पोर्शन था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो कंप्लीट हुआ है और अब नेक्स्ट फर्दर जो इम्पोर्टेंट टेस्टिस के साथ ही जो ऑर्गन हम स्टडी करते हैं वो है एपिडिडाइमिस। तो सबसे पहले एपिडिडाइमिस को एक ओवरऑल इसका व्यू आप देख लें ताकि आप इसको बेटर तरीके से समझ पाएं। ये एपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर है। ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी जिस पे मार्क कर रहा हूं, ये सारा का सारा पोर्शन किसका है? एपिडिडाइमिस का। तो ये यहां से लेकर के और ये सारा पोर्शन एपिडिडाइमिस का है। तो अब इस पोर्शन को, क्योंकि ये टेस्टिस के साथ ही लगा होता है और नॉर्मली जब हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके साथ ही हम एपिडिडाइमिस को भी स्टडी करते हैं। चलिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो बिल्कुल टेस्टिस के साथ अटैच्ड होता है और काम, ये मेन फंक्शन क्या करता है और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें क्या स्टडी कर सकते हैं, ये एक ग्रॉस थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो हमें इसके अंदर समझनी है कि आप जब इसको डायग्राम को देखेंगे तो इसमें कॉइल्स बनी होती हैं। ये इस तरीके का इसमें स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है, तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि एपिडिडाइमिस क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है। ये लंबी ट्यूब है एक तो, राइट। सबसे पहले लॉन्ग ट्यूब है। दूसरा इसका स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो ये कॉइल्ड है, तो हम क्या कहेंगे इसको? लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। इसको बहुत सारे हाईली कॉइल्ड भी कह देते हैं। इसका ये वाला पोर्शन जो है वो हाईली कॉइल्ड रहता है, तो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब भी कह सकते हैं इसको। और इसको कुछ लोग लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब भी बोल देते हैं। क्लियर? चलिए, अब हम इसको सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज हम समझते हैं वो ये है कि एपिडिडाइमिस क्या है? लॉन्ग लॉन्ग, और दूसरा हमने क्या बताया था? कॉइल्ड ट्यूब है ये। तो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, सबसे पहली चीज हमें इसके बारे में ये समझते हैं। करेक्ट। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज के लिए फिर हम इस पे जाएंगे डायग्राम पे। अब इस डायग्राम में आप देखें कि ये डायग्राम क्या करता है। ये कहता है कि ये जो यहां से जो स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, वो स्पर्म का प्रोडक्शन ट्यूब्यूल से होता हुआ और ये कहां जाके मिल रहा है? ये जाके मिल रहा है एपिडाइमिस में। तो सबसे पहली चीज क्या करेगा एपिडाइमिस? एपिडिडाइमिस एक तरीके से यहां से स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा इस डक्ट के अंदर। इस डक्ट के अंदर ये क्या है? ये एक डक्ट है जिसको क्या नाम देते हैं? डक्टस डेफरेंस या वासा डेफरेंस भी इसको बोल देते हैं। तो पहला काम क्या कर दिया इसने? यहां से टेस्टिस से स्पर्म उठाएगा और स्पर्म, ये सारे के सारे स्पर्म इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे आगे वासा डिफरेंस में। क्लियर? पहली चीज ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया। और दूसरी चीज ये होती है कि जब स्पर्म यहां पर आते हैं, स्पर्म इसके अंदर जब आएंगे एपिडाइमिस में, तो वो इमेच्योर फेज में होते हैं। तो उनका जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी इस पूरे जिसको हम कहें ऑर्गन कह दें या ट्यूब कह दें, इस ट्यूब के अंदर इनका मैच्योरेशन का प्रोसेस भी होता है। तो इसके दो मेन काम हो गए। पहला काम क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर लॉन्ग कॉइल ट्यूब, और इसका अगर हम बात करें फंक्शन की, तो इसका जो मेन फंक्शन हमने बताया, पहला क्या था? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। करेक्ट। पहला इसका जो काम हो गया कि ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा इसका काम क्या हो गया? स्पर्म मैच्योरिटी। दूसरा जो इसका मेन काम हो गया कि स्पर्म यहां पे मैच्योर होते हैं। तो स्पर्म मैच्योरिटी। करेक्ट। तो दो मेन काम हो गए एपिडाइमिस की, कि एक तो ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये स्पर्म को लेकर के जाएगा और वास डिफरेंस के अंदर या वासा डिफरेंस में ये उनको आगे फॉरवर्ड कर देगा। दूसरी चीज हमने कही कि स्पर्म जब इमेच्योर फेज में होते हैं, जब इसके पास आते हैं और फिर वो मैच्योर फेज में स्टार्ट हो जाते हैं। तो
सबसे पहली जो चीज स्पर्म को मिलती है मैच्योरिटी के बाद वो होती है स्विमिंग, यानी कि वो अपने आप रन करना शुरू कर देते हैं। देखिए जब तक ये स्पर्म यहां पर आते हैं टेस्टिस के अंदर, जब स्पर्म टेस्टिस से और जब इस जगह पे आते हैं, इस पोर्शन में आते हैं, तो ये अपने आप ट्रेवल नहीं कर पाते, इनको ट्रेवलिंग करवानी पड़ती है। लेकिन क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाएगा, वेजाइना में जाएगा, वहां से यूट्रस में ट्रेवल करेगा, यूट्रस से वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा, तो वो जाएगा जब उसमें ट्रेवलिंग की, अपने आप स्विमिंग की उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो स्विमिंग की कैपेबिलिटी है ये इस एपिडिडाइमिस के अंदर स्पर्म में आती है, उससे पहले उसमें अपने आप ट्रेवल करने की, अपने आप चलने की उसके अंदर क्षमता जो है वो नहीं होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, एक तो स्पर्म जब इसके अंदर पास होगा तो स्पर्म को हेड से, स्पर्म को इसके नेक्स्ट पोर्शन तक जाने में, आप इसको डायग्राम को यूं समझ सकते हैं कि इस पोर्शन में जब स्पर्म आ गया, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इस पोर्शन में जब स्पर्म आ गया तो ये स्पर्म जब धीरे 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 करके यहां तक पहुंचेगा, तो यहां तक पहुंचने तक इसमें स्विमिंग की कैपेबिलिटी, स्विमिंग की जो इसमें कह सकते हैं कि ये एक तरीके से मैच्योर फेज में चला जाएगा। तो इमैच्योर से इसी के अंदर ये मैच्योर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, या मैच्योर फेज में हम उसको कह सकते हैं कि वो मैच्योर फेज में चला जाएगा। अगर हम नॉर्मली इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्योंकि हमने कहा कि ये हाई कोइल्ड ट्यूब है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी चाहिए कि ये कोइल्ड ट्यूब है। अब अगर इस कोइल्ड ट्यूब को हम स्ट्रेट कर दें, जैसे कि हम इंटेस्टाइन के मैटर में पढ़ते हैं, कोइल्ड ट्यूब को अगर हम स्ट्रेट कर दें तो आप ये मान के चले कि लगभग इसकी जो लेंथ है स्ट्रेट होने के बाद, अगर स्ट्रेट हम इसको कर देते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो अराउंड 20 फीट के करीब हो जाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि लगभग इसको अगर अनकॉइल्ड किया जाए, एक तरीके से ये समझ ले, अनफोल्ड किया जाए, इसको बिल्कुल स्ट्रेट किया जाए, तो ये लगभग इसकी जो लेंथ है वो 20 फीट के अराउंड होती है। और एक एंड से दूसरे एंड तक आने में, यहां से स्पर्म अगर कोई रवाना होता है, अगर कोई ट्रेवल करना शुरू करता है, चलता है, तो यहां से उसको ये जो लास्ट पॉइंट है यहां तक पहुंचने में अराउंड, इसको ये कह सकते हैं कि 2 से 4 दिन का टाइम लग जाता है, 2 to 4 डेज, यानी कि 2 to 4 डेज के अंदर स्पर्म जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल कर पाता है। अब अगर हम बात करें कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहां से लेकर के इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के यहां तक जब ये पहुंचता है, इस सेकंड पॉइंट तक जब ये पहुंचता है, तो इसके स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। काफी ज्यादा क्या डिफरेंस आता है कि यहां पे इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस यहां पे सबसे ज्यादा होती है, ये थिकेस्ट पोर्शन माना जाता है, थिकनेस ज्यादा होगी। और जैसे जैसे ये आगे आगे ट्रेवल करेगा, आगे आगे जाता जाएगा, आगे से आगे इसकी थिकनेस जो है वो कम पड़ती जाएगी। इसकी थिकनेस क्या होगी, इसकी थिकनेस डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही इसकी थिकनेस डिक्रीज होगी तो क्या होगा, जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाएगा। और वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो स्पर्म का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन उसका ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जब ये टेल के पोर्शन तक स्पर्म पहुंचेंगे तो ये क्या होंगे, ये हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होंगे। तो दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है वो चीज क्या हो गई कि इसका जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो फ्रॉम हेड टू टेल ये डिक्रीज होती जाती है, ये डिक्रीज होती जाएगी, यानी इसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज होती जाएगी। चलिए अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम इसके स्ट्रक्चर की लेते हैं। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम वापस इसी पे आते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में हम एपिडिडाइमिस को नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। 3 पार्ट कौन से हो गए, सबसे पहला पोर्शन ये वाला पोर्शन हो गया, सबसे पहले ये वाला पोर्शन, इसको हमने क्या, हेड ऑफ एपिडाइमिस, यानी कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन किसका हो गया, ये हेड का पोर्शन हो गया। उसके बाद में ये जो पोर्शन है
ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पोर्शन कहलाएगा बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, यानी कि ये इसका बॉडी का पोर्शन हो गया। तो दूसरा कौन सा पोर्शन हो गया, बॉडी। और जो लास्ट वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या कहलाएगा, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, यानी कि ये एपिडिडाइमिस का टेल हो गया। तो अब अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की, तो नॉर्मली हमने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया, 3 पार्ट में, करेक्ट। सबसे पहला कौन सा हो गया, सबसे पहला हो गया इसका हेड। हेड जो है वो जगह है जहां सबसे पहले स्पर्म जो है वो एपिडाइमिस में, टेस्टिस के थ्रू जब एपिडाइमिस में आता है, तो वहां पर सबसे पहले एपिडाइमिस के जिस पोर्शन में स्पर्म जाएगा वो पोर्शन हो गया हेड। तो हेड में जाएगा, तो हमने कहा हेड में कौन सा स्पर्म जाएगा, जो टेस्टिस से डायरेक्टली आ रहा है। टेस्टिस से जो तुरंत आ रहा है वो क्या होगा, वो मोटाइल नहीं होगा, उसके अंदर मोटिलिटी नहीं होगी। और बहुत ज्यादा क्योंकि मोटिलिटी नहीं होगी, इसलिए उसको ट्रैवलिंग के लिए एक्सेसरीज काम में लेनी पड़ती हैं, तो बहुत ज्यादा डायलिटेड होगा। आप समझ गए, यानी कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होगा। तो अब हमने हेड में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। सबसे पहली चीज क्या हो गई, सबसे पहली चीज हो गई वेयर द स्पर्म्स एंटर इन द एपिडाइमिस, द पोर्शन वेयर sperm enter in epididymis, करेक्ट। तो ये सबसे पहला पोर्शन हो गया। दूसरी चीज इसमें ध्यान देने की बात होती है कि इस स्टेज में स्पर्म जो है वो मोटाइल नहीं होते, स्पर्म आर नॉट मोटाइल, यानी कि स्पर्म के अंदर मोटिलिटी नहीं होती। और तीसरी जो चीज होती है कि स्पर्म जो है वो डाइल्यूटेड होते हैं। इसमें जो कंसंट्रेशन इसका क्योंकि बहुत कम रहता है, ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड नहीं होते, और उस जो एसेसरी है या हम कहें कि जो एसेसरी जो सिक्रीशन है, उन सिक्रीशंस के थ्रू ये ट्रेवल करते हैं कहां तक, हेड ऑफ द एपिडाइमिस में। इसलिए इनको क्योंकि बहुत बड़ा डाइल्यूशन चाहिए, तो ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पोर्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पोर्शन इसका हमने क्या बताया, बॉडी ऑफ एपिडाइमिस। तो बॉडी ऑफ एपिडाइमिस वो जगह है जहां पर स्पर्म की मोटिलिटी स्टार्ट होती है, स्पर्म मोटाइल होना स्टार्ट होते हैं, यानी कि जहां पे मैच्योर होते हैं स्पर्म। ये वो पोर्शन है जहां पे स्पर्म मैच्योर फॉर्म में आएंगे। तो अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या हो गई कि इसका बॉडी हो गई। तो बॉडी जहां स्पर्म मैच्योर होंगे, और दूसरी चीज यहां पे इनको मोटिलिटी मिलेगी, गेट मोटिलिटी, यहां इस एरिया के अंदर इनको मोटिलिटी मिलती है। जो लास्ट जो पोर्शन रह गया, वो लास्ट पोर्शन क्या रह गया, टेल ऑफ द पैनक्रियाज, टेल ऑफ द एपिडाइमिस, सॉरी दूसरी जगह चला गए थे, टेल ऑफ द एपिडाइमिस। तो टेल ऑफ द एपिडाइमिस यानी कि जो लास्ट का पोर्शन है, ये जो लास्ट का पार्ट है, इसको हम कहेंगे टेल, या इसको काउडा भी बोल देते हैं। जैसे आप स्पाइनल कॉर्ड में काउडा इक्विना पढ़ते हैं ना, काउडा का मतलब भी टेल ही होता है, तो इसको काउडा बोल देते हैं या इसको टेल बोल देते हैं। ये टेल क्या है, ये टेल वो है जहां स्पर्म मोस्टली, ये तीसरा पोर्शन आ गया टेल, यहां पे स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं। जो प्रिपेयर्ड हैं, जो मैच्योर स्पर्म हैं, वो मैच्योर स्पर्म यहां एक तरीके से क्या रहेंगे, स्टोर्ड रहेंगे, और काफी सारे दिनों तक वो स्टोर रह सकते हैं। यानी लगभग इतनी क्वांटिटी होगी जहां से आप 2-3-4 सैंपल स्पर्म के आराम से ले सकते हैं। तो वो स्पर्म जो है वो सारे के सारे जो मैच्योर स्पर्म हैं वो यहाँ पे स्टोर करेंगे, और जो अगर यहां से मैच्योर स्पर्म फिर वास्ट डिफरेंस के थ्रू आगे ट्रेवल करने लग जाएंगे। अब इसका जो मेन पोर्शन हो गया वो 3 हो गई, ये हमने स्टडी कर लिया कि एक तो इसका हेड हो गया, एक इसकी बॉडी हो गई, एक इसका टेल हो गया।
अब हम अगली बात करते हैं इसकी वेस्कुलर सप्लाई की। वेस्कुलर सप्लाई इसकी कहां से होके आती है? तो वेस्कुलर सप्लाई जो नॉर्मली जो इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई, अब आर्टेरियल, इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई है, जैसे आपने टेस्टिस को सिंपली पढ़ा है, तो टेस्टिकुलर आर्टरीज होती हैं, वही टेस्टिकुलर आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं। तो टेस्टिकुलर आर्टरीज, अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो निकल के आता है कि टेस्टिकुलर आर्टरीज किसकी ब्रांच हैं। तो नॉर्मली टेस्टिकुलर आर्टरी से हमें पता है टेस्टिस के अंदर आर्टियल सप्लाई इनकी जाएगी, एपिडाइमिस को भी यही टेस्टिकुलर आर्टरी सप्लाई करती है, लेकिन टेस्टिकुलर आर्टरीज किसकी ब्रांच है? ये डायरेक्ट ब्रांचेस हैं एब्डोमिनल एओर्टा की, ये हमें ध्यान होना चाहिए, एब्डोमिनल एओर्टा। क्लियर? दूसरी बात हो गई इसकी वेनस, वेनस ड्रेनेज। तो इसका जो वेनस ड्रेनेज है, वो वेनस ड्रेनेज जो है वो नॉर्मली जो इसकी वेन्स हैं, जो पेम्पिनिफोरम प्लेक्सस, इसके लिए आप ध्यान रखें, तो पेम्पिनिफोरम प्लेक्सस, तो जो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस कहाँ होता है? स्क्रोटम, स्क्रोटम में होता है। तो वो एक तरीके से वेन्स जो है वो आर्टरीज को रैप करके रहती हैं, वेन्स जो हैं वो आर्टरीज को रैप करके रहेंगी, और इसी तरीके से वो जो प्लेक्सस बनाती हैं उस प्लेक्सस को क्या बोलते हैं? पेम्पिनिफॉर्म। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें ही वो आपको ध्यान होनी चाहिए। नंबर 1 कि टेस्टिकुलर आर्टरीज किसकी ब्रांच है? एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। और जो अगली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो इसका वीनस ड्रेनेज जो है वो पेम्पिनिफोरम प्लेक्सस के थ्रू होता है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों आपको नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दोनों चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। अब कुछ क्लिनिकल कंडीशन आती हैं, वो क्लिनिकल कंडीशन कौन कौन सी होती हैं एक बार हम थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या होता है? एपिडाइमाइटिस। नॉर्मली नाम से आप इसके समझ जाते हैं क्या होगा? एपिडाइमिस का इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन किससे होता है? इन्फ्लेमेशन बहुत सारे कारण होते हैं, नॉर्मली इन्फेक्शन जो है उसकी वजह से ये इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो एपिडाइमाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन, या नॉर्मली आप कहें स्वेलिंग भी बोल सकते हैं उसको, इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिडाइमिस। क्लियर? ये इसकी एक कंडीशन है। दूसरा एक चीज और होती है जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव इनफर्टिलिटी। ये क्या है? मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं इसको। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव का सिंपल क्या मतलब होता है? किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, किसी चीज का रुक जाना, उसमें अवरोध पैदा हो जाना। तो किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन अगर इस डक्ट के अंदर होता है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन होने से ये जो, सपोज करिए ये डक्ट है, इसमें कहीं भी, ये एपिडाइमिस है, इसमें कहीं भी किसी भी तरह से कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये स्पर्म जो है वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे आगे। तो ट्रेवल नहीं कर पाएंगे तो फर्टिलिटी नहीं हो पाएगी, और फर्टिलिटी नहीं होगी तो इसको क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव इनफर्टिलिटी का मतलब हुआ कि कहीं भी कोई ऐसा ब्लॉकेज एपिडाइमिस के अंदर आ जाए जिससे जो है वो स्पर्म को पैसेज नहीं मिल पाए। तो ये जो ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज पार्शियल भी हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है, ये कंप्लीट ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के हैं। हालांकि ऑब्स्ट्रक्टिव इनफर्टिलिटी और भी बहुत सारे केसेस में आती है, लेकिन एपिडाइमिस के कारण भी ऑब्स्ट्रक्टिव इनफर्टिलिटी हो जाती है। अगली जो चीज हमने बताया था आपको लास्ट टेस्ट की क्लास में, वेसेक्टोमी के बारे में बताया था। तो वेसेक्टोमी से भी हालांकि बहुत कम केसेस ऐसे आते हैं, बहुत रेयर केसेस आते हैं, लेकिन ऐसे भी आ सकते हैं कि जो वेसेक्टोमी है उसकी वजह से क्या होगा कि वेसेक्टोमी में क्या करते हैं? डक्ट को कट कर देते हैं।
यहां से इसको स्टिच कर दिया, यहां से स्टिच कर दिया, तो कट करने की वजह से क्या है कि स्पर्म आगे ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। तो ये जनरली मेल का स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब आगे ये नहीं जा पाएंगे स्पर्म, तो ये क्या है एपिडाइमिस के अंदर ही रहेंगे। और कई बार क्या होता है, कई बार उनका वो बिल्डअप स्पर्म का होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टेस्टिस स्पर्म का प्रोडक्शन कंटिन्यू करती रहती हैं। और आपको मैंने पहले भी आपको ध्यान होता है, लगभग जो है वो मिलियंस की काउंटिंग में पर डे स्पर्म बिल्डअप होते हैं, तो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो स्पर्म का बिल्डअप हो जाएगा, और स्पर्म का बिल्डअप होने के कारण वो इन्फ्लेमेशन भी कर सकता है, किसी तरीके का डैमेज भी कर सकता है। तो इस तरीके की इश्यूज भी कई बार आ जाते हैं, हालांकि बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो ये एपिडाइमिस की कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि बहुत बड़ा क्वेश्चन इनके ऊपर नहीं आता, अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो शॉर्ट नोट्स के टाइप एपिडाइमिस पे आ जाते हैं 5 मार्क्स के, या कुछ 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन एग्जाम क्लिनिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 3 4 क्वेश्चन इसमें से बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। तो आज की क्लास में हमारे इतना ही, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।